मंच पे बैठे हुए मेरे विश्वविद्यालय के साथी प्रदीप राय जी, वो देश के एक विद्वान वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं, और अजय जी और रचना जी ने मुझे 10 मिनट में बहुत कुछ सिखाया। और वो जो मुझे बोल रही थी ना, वो मैं अपनी पत्नी को बोलते रहता हूँ, और वो सामने बैठी है तो उनका भी अच्छा ट्रेनिंग हुआ होगा 10 मिनट में। और इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में एक ऐसी बेटी जिसने अपनी जीवन की सफलता की यात्रा खुद तय की है, राजश्री जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। वैसे तो मैं विज्ञान भवन में कई बार आया हूं, लेकिन कोई ऐसा कार्यक्रम जो बिना प्रधानमंत्री जी के मैं आया और इतना भरा हुआ पहली बार देख रहा हूं। सामने भी कई ऐसे साथी हैं। अब आप सोचो, जिस फिल्म ने हमें ऑस्कर दिला दिया उसके प्रोड्यूसर बैठे हों तो उनका स्वागत करने में कितना गर्व होगा। सर, आपको सैल्यूट भी है, आपका स्वागत भी है। और यहाँ पे हमारे देश की एक बहुत ही जानी मानी सिंगर मधु जी भी बैठी हैं, जिनके साथ मैं भी प्लेबैक कर चुका हूँ। बहुत सुरीली आवाज की मालकिन है वो। और यहाँ के जो बाकी गेस्ट सब आप लोग बैठे हैं, उनके बारे में मुझे बताया गया है, सब अपनी अपनी दुनिया के बड़े विशेषज्ञ लोग हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ भी काम करते हैं। नीलकांत बख्शी जी भी, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आईटी सोशल मीडिया हेड किए हुए हैं, मीडिया रिलेशंस देखते हैं, वो स्वयं बैठे हैं यहाँ पे। अखिल जी, शिव कुमार शर्मा जी, आप सबके साथ साथ आप सबके बीच में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो स्वदेश कॉन्क्लेव में अब मैं कुछ 2-3 बातें बोलना चाहता हूं जो मैं सुना हूं अभी, जिसकी चर्चा आई। क्योंकि वैसे भी मेरी जिंदगी छोटे से समय में इतनी बड़ी हो गई है, समझ में नहीं आता किधर से शुरू करें किधर खत्म करें। क्या कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं एक जीवन में चौथा जीवन जी रहा हूं। अब मुझे एक जीवन याद आता है जो मेरा 23 साल तक का था। जब मैं 23 साल तक का हुआ, मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी, क्षमता ही नहीं थी। या फिर यूं कह लीजिए कि 125 बीघे के किसान के बेटे के घर में साइकिल नहीं थी तो उस किसान की क्या स्थिति हुई होगी। मैं मूलतः बिहार के एक वर्तमान में जिला है कैमूर, वहां से मेरा घर है। वहां मेरी हाई स्कूल तक की पढ़ाई लिखाई बिहार में हुई। फिर मैं यूपी में आ गया, इंटरमीडिएट किया फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से। पता नहीं क्या पढ़ा, पूछना मत आप लोग कि क्या क्या पढ़े थे, बस पढ़ता रहा। नकल कभी नहीं किया, 3rd डिवीजन पास भी हो गया था, फेल होते होते बचा था। फिर बीएचयू में चले गए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीधे साइंस से आर्ट्स में आ गए, सोशल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। उस समय लगा कि थोड़ा ठीक पढ़ रहा हूं, लगता था कि थोड़ा सा जो पढ़ाई लिखाई हो रही है शायद जीवन में कभी काम आए। फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन 1st डिवीजन पास हुआ। पहली बार मेरे सर्टिफिकेट में 62% नंबर आए। अब आजकल तो रोज दिल्ली में मिलता हूं, कोई 90%, कोई 90% वाला उदास होके आता है,
क्योंकि उसके सामने 95-96% वाले भी खड़े होते हैं, 98%। एक तो हमारी लोकसभा की एक बच्ची 500 में 499 नंबर लाई, तो हमने क्या एक तो छोड़ दिया था क्या? डाउट हो रहा था, गलती तो हो नहीं सकती तुमसे। वैसे माहौल में बैठा हुआ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वास्तव में मैं अपने जीवन को 23 साल तक, वो अभाव की जिंदगी थी, बड़ी मजेदार थी, बड़ा आनंद था। उस समय नहीं, अब लगता है कि वो बड़ा आनंद था। इसलिए मैं दुनिया भर के लोगों को बोलता हूं, जो काम आपका सबसे, जो जीवन सबसे कठिन होगा ना, संभाल के रखना, एक दिन सफल हो जाओगे तो वही सबसे अच्छा लगेगा। उसको कोसना नहीं, उसको धिक्कारना नहीं, उसके लिए तरस जाओगे एक दिन। फिर 23 साल के बाद अचानक मैं सिंगर बन गया, मैंने सक्सेसफुल सिंगर बन गया। और सिंगर बन गया तो फिर गाड़ी रुकी नहीं रही थी, फिर भागी जा रही थी, भागी जा रही थी। तो मेरा पूरा अगला 9 साल बीता सुपरस्टार सिंगर, उसमें मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो मैं बोलता हूं, कहीं जाता हूं, कि अपने जीवन में जब आप सक्षम हो तो प्रयोग जरूर करो, लकीर के फकीर नहीं बनना है। क्या पता है आपका उठाया हुआ कोई बात किसी दिन बहुत बड़ा हो जाए। अब मैं 4 गाने गाया और एक गाना लिखने में तो प्रदीप राय जी भी साथ में थे। भाई अब कई बात तो बोलूंगा तो लोग कहेंगे ये कोई और पोल न खोल दे, लेकिन वो जो हमारे आनंद के दिन थे ना, जो अभाव के दिन थे, उसमें ये भी थे। वो भी दिन याद है जब बड़ी जुगाड़ के करके कुछ पैसा नानी से मांगे थे, कुछ पैसा इधर उधर बाबूजी के पॉकेट से हम लोग बचत खाता में लिए थे, इनके बाबूजी से। और फिर एक मोटरसाइकिल खरीदे थे, और मोटरसाइकिल हम लोगों को किसी चार्टर्ड से कम नहीं लगती थी। 300 किलोमीटर हम लोग उसी पे, वो सेकेंड हैंड नहीं थी, वो 4th हैंड थी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर जीवन के किसी पल पे आपको लग रहा हो यार टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, उसकी फोटो खींच के रखो, उसकी यादें लिख के रखो, डायरी लिखो, क्योंकि सब तो याद भी नहीं आएगी। तो फिर जब हम गायक बने, हम गाना लिखते भी हैं। अभी पीछे हो सकता है किसी ने देखा हो, आपकी अदालत में मैं रजत शर्मा जी के सवालों का सामना कर रहा था, तो उसमें भी कुछ कुछ पूछते थे, तो उसी समय गाना बना के गा देता था। तो मैं प्रयोग करता था। क्या प्रयोग करता था? गाना लिखता था, कुछ नए नए। अब मैंने एक बार भ्रूण हत्या पे गाना लिखा, 96 का समय था, नया नया वो आया था, चेक होता है क्या बोलते, अल्ट्रासाउंड। और मैं अक्सर तीसरे चौथे 5वें घर में देख रहा था, जैसे पता चला अल्ट्रासाउंड में कि बेटी है, ऐसा लक्षण मिल, पता नहीं उनको कैसे पता चलता था कि अल्ट्रासाउंड में बिटिया है, तो सफाई करा देते थे। तो मैंने गाना बनाया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का गाना भी गाया जा सकता है। मैंने लिखा, मैं भोजपुरी में गाता था ना, अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। और तब मैंने कहा था कि ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुग आई, कि शादी बदे बचवा कंपटीशन दे बेजाई हो। अभी तुम लोग नौकरी के लिए लाइन लगा रहे हो ना, शादी के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी।
और एक दिन आता है कि मैं संसद में हूं, भ्रूण हत्या के खिलाफ एक कड़ा कानून आ रहा है और मैं उस पर वोटिंग करके पास करा रहा हूं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। तो और बहुत सारा प्रयोग किया। लाल बत्ती हटाने का भी गाना गाया था। ये लाल बत्ती अब तो है नहीं। लोग 50-50 लाख रुपया देके चेयरमैन बनते थे कि इससे क्या होगा, हमारी गाड़ी पे लाल बत्ती लगेगी। आप लोगों की भी जानकारी में कई लोग होंगे, लेकिन आप तो अभी हो ही कि यहां मैक्सिमम जितने लोग हैं वो सब 18 से 20-25 साल के हैं। तो मैं जो कह रहा हूं वो 25 साल पहले की बात है। ठीक कह रहा हूं ना प्रदीप जी? तो भी मैंने एक बार गाना गा दिया था, नियम का बगाड़ ताड़, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मैं गाने में व्यंग करता हूं, अरे भाई हट जा, ज्यादा नियम मत समझा इनको। मंत्री जी आ रहे, खड़े रहो रास्ते से, जितना चाहे 40 मिनट पहले भी ट्रैफिक बंद कर दिया गया तो खड़े रहो। तो मैंने कहा दिया। अब आप सोचो, एक दिन हम सांसद हैं और हम देख रहे हैं मंत्री जी लोग खुदे अपना अपना बत्ती निकाल करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था ये लाल बत्ती नहीं चलेगी, किसी की नहीं रहेगी, नो वीआईपी कल्चर। तो मैं इस फोरम पे बोलना चाहता हूं कि प्लीज प्रयोग करो, जिस भी फील्ड में हो करते रहो। अब धीरे धीरे मेरा सिंगिंग का टाइम गया 9 साल। 9 साल बाद अचानक एक आदमी मेरे पास आया, मैं बनारस रहता था, दिल्ली में आके गाना गाता था। बनारस पहुंचे, बोले फिल्म करोगे? तो मैं उस दिन कई बार शीशा देखा। मैं सोचा मैं तो गाना गाता हूं यार, गायक एक्टर भी हो सकता है क्या? और मेरे लाइफ का आपको बताऊं ना क्या, हमको तो अब देखिए मैं तीसरे अपने जीवन में प्रवेश करने जा रहा था। फिर फिल्म की कहानी सुनाई गई। मैंने कहा नाम क्या है फिल्म का? बोले ससुरा बड़ा पैसा वाला। मैं कहा यार ये कोई फिल्म का नाम होता है क्या? फिर मैंने फिल्म कर लिया। फिल्म किया तो आप सोचो 2004 में फिल्म रिलीज हुई और 2004 में घर घर टीवी था, लोगों के हाथ में मोबाइल था, सब कुछ था। और जब लगी तो जानते हैं 50 हफ्ते उतरी ही नहीं 13 सिनेमाघरों में। क्योंकि मुझे उसमें एक चीज दिख गया था कि यह हिट हो सकता है, और वो रिश्तों की बात थी। और मैं अचानक अभाव से गायक के जीवन में सुपरस्टार सिंगर, और सुपरस्टार सिंगर से मैं सुपरस्टार एक्टर हो गया, जो कि एक्टिंग मुझे आज भी नहीं आती है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, और देखो एक्टर भी बना तो एक भोजपुरी का एक्टर, फिर एक्टर बनने के मेरी पहली फिल्म बनी थी 29 लाख में और बिजनेस हुआ 48 करोड़ का। तब मुझे रचना की बात याद आती है कि थोड़ा सा तो गुण मेरे में आ गया उस समय। मैं उसी समय सोच लिया पैसा बचाना है। अब लेकिन दिमाग काम नहीं करता था, क्योंकि हमारे घर में कोई बिजनेस करता नहीं था। तो ये भी डर लगता था पैसा बचवाया है डूब ना जाए, क्योंकि मैंने डूबते हुए बहुत लोगों को देखा था। वैसे तो हम सुनते हैं कि पैसे से पैसा बढ़ता है, लेकिन हमने पैसा से पूरा घटता तो छोड़िए खत्म होता हुआ देखा। मेरे गांव में ऐसे 3 लोग हैं, हो सकता है मेरी बात सुनेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, जिनके एक एक जन के हिस्सा में 80 बीघा खेत है, और उनको गांजा पीने की आदत लग गई। फिर धीरे धीरे गांजा पीते पीते 80 बीघा में जब तक 60 बीघा बिक गया, तब उसका बेटा बड़ा हुआ, फिर अपने बाबूजी को बांध करके कमरे में रखा, अब तुम नहीं बेचोगे, तो 20 बीघा बचा। और वो खेत जिस समय की बात कर रहा हूं आज 20 गुना ज्यादा महंगा हो गया है।
और बीच से नितिन गडकरी जी की बनाई हुई सड़क चली गई तो इतना महंगा हो गया, जिसका सड़क के किनारे घर आ गया। एक तो मेरे गांव का सत्येंद्र तिवारी है, मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं कि किसी को शंका न हो, उसका खेत तो एकदम रोडवे पे आ गया। उसको पहली बार 2.5 करोड़ मिला, वो 3 महीना घर से निकला ही नहीं कि अपहरण हो जाएगा। बात सुनने में हंसने वाली लग सकती है, लेकिन प्लानिंग तो हो सकती थी। अब देखिए, मुझे भी याद आया जब रचना बोल रही थी, मैंने बनारस में 1.5 लाख रुपया कट्ठा जमीन खरीदा, चितईपुर वाला प्रदीप जी। कितना रुपया कट्ठा? 1.5 लाख रुपए कट्ठा, और आज वो जमीन है 1.5 करोड़ रुपया कट्ठा। मैंने 99 में खरीदी थी। प्लानिंग तो करना चाहिए सर, प्रयोग करते ही रहना चाहिए। और वास्तव में यह विषय बहुत अच्छा है। हम तो अभी आजकल कई यूट्यूबर लोगों से मिल रहे, यूट्यूबर मैं इतना गाना गा गया, मेरे 5048 गाना हो चुके हैं। उसी में से मेरा वो कई गाने हिट हैं, ही हंस दे ले रिंकिया। अब आप देखो, वैसे ये गाना कुछ लोग मुझे पॉलिटिकली मीम्स भी बनाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जितना मीम बनता है उतने व्यू बढ़ जाता है। तो अगले महीने का जो चेक आता है यूट्यूब से, वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। और मैं शान से कह सकता हूं कि मैं अभी जहां भी हूं, जैसे भी हूं, लेकिन मुझे लगभग 7 लाख रुपए यूट्यूब के मेरे गानों से मिल जाते हैं, प्रति महीने आ जाते हैं। और एकदम शुद्ध पैसा है, किसी से छुपाना नहीं है, किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, शान से कह सकते हैं। और अभी आज भी गाना गाना मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। आज भी सोर्स ऑफ इनकम मेरा गाना गाना है। तो प्लानिंग और प्रयोग बहुत जरूरी है। हां, अब मैं जब तीसरे जीवन में आया तो सुपरस्टार एक्टर था। आप सोचो, मेरे साथ अमिताभ बच्चन जी काम किए। मैं कभी सपना देखता था। अब सर तो RRR बनाए हैं, उनके फिल्म का हिंदी वर्जन एक लड़का गाया है, जिस लड़के को मैं कानपुर के पास उन्नाव के गांव से ढूंढ के लाया था। उसका नाम है विशाल मिश्रा। मैं एक शो करता था, उसके ऑडिशन के लिए खुद जाता था। गजेंद्र सिंह का शो था, भारत की शान, डीडी नेशनल पे आता था। और मेरे दिमाग में तब भी चलता था, मनोज तिवारी तू बन गया है ना, तो तेरे जैसे बहुत सारे लोग गलियों में होंगे, मौका मिले तो उनको निकालो। और मैंने किया है सर। मैं राजनीति में क्या क्या किया हूं आज के फोरम पे नहीं बताऊंगा, या कहेंगे तो 1-2 मिनट में बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए, मैंने 849 लोगों को, एकदम किसी का पिता कपड़ा बेचता था, कोई गांव में रहता था, और उन लोगों को आज कम से कम 5 लाख से 50 लाख, और विशाल का देखिएगा तो 25 करोड़ तक महीने का आदमी हम लोग अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखे। तो वो समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई एक्टर हो और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर ले, किसी के सामने बैठ के भी उसको आसमान ही दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं जमीन पे हूं। अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म की, अजय देवगन जी के साथ फिल्म की, मैं मेन हीरो हूं। ये लोग हमारे लिए साइड में आए, लेकिन वो बड़प्पन उनका भी है। अपने लिए नहीं आए, किसी और के लिए आए, लेकिन आए ना, फिल्मों बन गई ना। तो हम प्रयोग में विश्वास करते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने यंगस्टर्स को कहता हूं कि आप प्रयोग करते रहो। फिर हमने, जब हमारा वो जीवन, मैं 98 फिल्म कर लिया था, चाहता तो 2 और करता, लेकिन तभी मुझे लगा इस देश में बहुत करप्शन है यार। एक आदमी उठ रहा है, उसका देश के प्रति अच्छा भाव जग रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। चलते इनके साथ थोड़ा सा यात्रा करते हैं। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मैं आपको बताऊं कि मैं चौथा जीवन जीने लगा। अभी मैं चौथा जीवन, मुझे ऐसा लगता है, एक अभाव का जिंदगी, एक सुपरस्टार सिंगर का जिंदगी, एक सुपरस्टार एक्टर का जिंदगी।
मतलब एक्टर का भी लाइफ ऐसा वैसा नहीं था। ऐसा था कि हम जिसको कहते थे वही डायरेक्टर होता था, हम जिसको कहते थे वही, वैसे हम हीरोइनों में पढ़ते नहीं थे। मेरी वाइफ है इसलिए मैं हंस रहा हूं, वो ऐसा सोच रही है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं कास्टिंग में कभी नहीं गया कि कास्ट एक्ट्रेस का कास्ट, हाँ नई नई एक्ट्रेस आनी चाहिए। नई नई एक्ट्रेस फिल्म में आनी चाहिए। पता नहीं तुम लोग क्या क्या सोच रहे हो। अब मैं इस समय एक सांसद के रूप में सेवा दे रहा हूं और जब मैं एपीएन फोरम पे आया हूं तो मुझे बहुत सुकून है। मैं जो सोच के साथ पॉलिटिक्स में आया उसका मुझे बहुत सुकून है, लेकिन कुछ अफसोस भी है। अफसोस ये है कि बुंदेलखंड एक जगह है जहां इस समय करीब 700 फीट नीचे पानी मिलता है। थोड़ा सा जलस्तर अभी बढ़ा है, अभी 500 फीट पे आया है, कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बुंदेलखंड में पानी ट्रेन से जाया करता था। आप लोग सोचना दोस्त, आपने भी सुना, नहीं सुना हो तो कहीं जाना कि ड्रिंकिंग वाटर बीइंग डिलीवर्ड बाय ट्रेन इन बुंदेलखंड, आपको मिल जाएगा। आज उस बुंदेलखंड के लगभग हर गांव में नल से जल आता है और किसी को खोदने की आवश्यकता नहीं। इस बात की खुशी है तो इस बात का अफसोस है कि इसी दिल्ली में 9 साल पहले भी टैंकर आते थे, आज भी टैंकर आते हैं। 9 साल पहले भी इनके खिलाफ लोग बात करते थे, आज उन्हीं के साथ मिल गए तो मुझे अफसोस होता है। 9 साल पहले कहा गया दिल्ली में यमुना जी को साफ करेंगे, साथ में डुबकी लगाएंगे। 9 साल पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, पता नहीं कितने दिन कहेंगे। 9 साल पहले दिल्ली में दिल्ली का बजट सरप्लस होता था, 600 करोड़ रुपए ज्यादा होते थे। आज दिल्ली 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। इसका हमें अफसोस है, क्योंकि सांसद तो मैं भी हूं, जिम्मेदारी मेरी भी है। हम ये नहीं कह सकते कि यहां गवर्नमेंट किसी और की है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, मगर उन जिम्मेदारियों को जिन भी सिचुएशंस में पूरा नहीं हुआ एक्सेप्ट करना है हमें। और हमें इस बात का अफसोस है हमें कुछ बातों का दिल्ली में रहते हुए सुकून भी है। जैसे मैं जहां का सांसद हूं, हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है राजश्री जी, जहां का मैं सांसद हूं। आज से 9 साल पहले हमारे जमुना बिहार में अगर आपको किसी को जाना होता तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। अगर जाम लग गया शास्त्री पार्क चौराहे पे तो आप थोड़ा सा 2 घंटा से और ज्यादा चल जाइए। आज हम आपको यहां से 45 मिनट में आपको जमुना विहार पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमने शास्त्री विहार सब जो कंजेशन था उसको दूर किया। और आज के 6 महीना बाद हम आपको यहां से जमुना विहार मात्र 20 से 25 मिनट में पहुंचा देंगे। इसका मुझे खुशी है। आप सोचिए, मैं दिल्ली में ही था, दिल्ली में ही आप सब रहते होंगे या आए होंगे कहीं से। दिल्ली के हमारे एक लोकसभा में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था, जबकि पूरी दिल्ली में 42 सेंट्रल स्कूल थे। आज हमारी लोकसभा में तब सेंट्रल स्कूल आए 3, जब मैं वहां का सांसद बना। और इसको अगर आप अनुपात रूप में देखिएगा तो 9 साल पहले दिल्ली में 1024 स्कूल थे दिल्ली गवर्नमेंट के, आज उसमें 3 और बंद हो चुके हैं। आप कभी कभी सुनते होंगे कि स्कूल बड़े अच्छे हैं। हाँ, 47 स्कूल्स की दीवारें अच्छी की गई हैं, बट देयर इज नो न्यू स्कूल। आपको ये सुनने में आता होगा कि यहां की शिक्षा व्यवस्था बहुत
बड़ी हो गई, एडवर्टीजमेंट में आया होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता चला होगा सभी को कि यहां हर साल 1.5 लाख बच्चे को 9वीं में और 11वीं में इसलिए फेल किया जाता है क्योंकि वो पास होने लायक नहीं होते हैं, और उनको परीक्षा में बिठाएंगे तो दिल्ली का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इन सारे सिचुएशंस में हम लोगों ने अपने, अगर कभी आप लोग प्रगति मैदान के टनल में गए होंगे, टनल से गुजरे होंगे जो लोग, हर स्टेट का ऐसा केंद्र का काम 51% 49% के बजट में होता है, लेकिन दिल्ली की सरकार वो 49% नहीं दिया और केंद्र सरकार को खुद करना पड़ा। पहली बार आपने देखा होगा कि यहां पे हमारे, पहले कोई एयरपोर्ट जाता होगा, धौला कुआं का जाम देखते होंगे। ये सब चीजों को हम लोग सांसद, 7 सांसद हैं दिल्ली के, लेकिन मैं बहुत दिल से बताऊं कि हम लोग बैठकर छोटी छोटी चीजों का रास्ता निकालते हैं। आपको पता है ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी एक रोड है, हो सकता है आप दिल्ली के बाहर नहीं गए होंगे, लेकिन उसको बना करके लगभग 1.5 लाख ट्रकों को रोज दिल्ली में आने से रोका गया। अब वो बाहर बाहर जाते हैं। जब आप कभी यहां से करनाल की तरफ जाएंगे तो बीच में वो आपको पड़ेगा, जब आप यहां से बहादुरगढ़ की तरफ जाएंगे तब आपको बीच में वो पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं। हमारी लोकसभा में प्रदीप जी मेट्रो नहीं आती थी, और सोचो मुझे कितना खुशी, एक गायक जो गाना गाता था, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, हर जिया हो भारत के बाला, बाला मीन्स बेटियां, जिया 10,000 साल, जिया हो भारत के नौनिहाल। गाना मेरा ही गाया है ना। तो मैं गाना गाने वाला व्यक्ति पहली बार मेट्रो लाइन खिंचवा के, और पहला मेट्रो में, दिल्ली के फर्स्ट मेट्रो में अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठ के आए थे, अपनी लोकसभा में हम ही बैठ के आए। कितना गौरव हुआ मुझे। तो कहने का मतलब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी को 20 साल से सीखते हैं तभी आपको आएगा। आप कायदे से किसी चीज को साल भर अच्छे से लगन से सीख लीजिए, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको विशेषज्ञ बनने से रोक दे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी को, चूंकि अब ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। आप जानते हैं ना, दुनिया भारत आ रही है क्योंकि यहां G20 हो रहा है। तो मैं आप सबसे इतना ही बोलूंगा, आप भी अपने अपने स्तर पे किसी भी तरह से कोशिश करिए कि G20 में आए हुए लोगों को हम कैसे भारत का अच्छा परिचय दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।